हेलो आप सभी को। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम लोगों ने फ्रीजिंग सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था, मेल्टिंग कंप्लीट कर लिया था, वेपराइजेशन किया था, इवेपोरेशन हम इसके बाद पढ़ेंगे और कंडेंसेशन कंप्लीट कर लिया था। तो हम आज पढ़ेंगे सब्लिमेशन, डिपोजिशन और इवेपोरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं सब्लिमेशन और डिपोजिशन क्या होता है। तो सब्लिमेशन जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, यानी कि अगर आइस है तो हम ये सोचेंगे कि सीधे वेपर में चेंज हो गया, पर ये क्या ऐसा होता है? क्या नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए सॉलिड बना के रखे हुए हैं। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड में आए। तो यहाँ से हमने देखा था कि ऐसे तो यूजुअली सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस या फिर गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में जाता है। लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में आए बिना अगर गैस में चला जाए तो सब्लिमेशन होता है, और गैस फॉर्म में से सॉलिड कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड बने तो वो डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो एक बार वर्ड से देख लेते हैं मीनिंग। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू वेपर विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज नोन एज सब्लिमेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है वो वेपर में चेंज होता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, यानी लिक्विड फॉर्म नहीं होगा। तो जनरली सॉलिड फर्स्ट चेंजेस इनटू लिक्विड एंड देन चेंजेस इनटू गैस बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर। सच सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन इज नोन एज सब्लाइम। तो जो सब्सटेंस सब्लिमेशन होते हैं, जिसमें प्रोसेस होता है, उस सब्सटेंस को सब्लाइम बोला जाता है। तो जनरली ऐसा होता है कि सॉलिड पहले लिक्विड और लिक्विड फिर गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म नहीं करेगा। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है उसे सब्लाइम कहते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है ड्राई आइस, जो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जो अगर एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। वो लिक्विड फॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए उसे सब्लाइम बोला जाता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण ड्राई आइस को कहाँ यूज किया जाता है? जहां भी हमें स्मोक या क्लाउड का इल्यूजन चाहिए होता है ना, स्टेज शोज में या मूवीज में, जहां हमको लगता है कि हमें क्लाउड चाहिए या धुआं चाहिए, तो हम वो इल्यूजन क्रिएट करने के लिए वहां ड्राई आइस बिछा देते हैं। तो उससे वो डायरेक्ट धुआं निकलता है, क्योंकि वो सीधे वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है नेप्थलीन बॉल्स, जो हम लोग कपड़ों में या फिर बाथरूम में नेप्थलीन बॉल्स डालते हैं ना, छोटे छोटे बॉल्स रहते हैं व्हाइट कलर के, जिससे खुशबू आती है केमिकल की। तो वो जो रहते हैं, वो भी जो रहते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करते हैं, कपड़ों से और डॉक्यूमेंट से इंसेक्ट्स को दूर रखते हैं। तो ये नेप्थलीन बॉल्स भी सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू जाते हैं और सीधे पेपर में कन्वर्ट होते हैं। हमें सीधे उसकी खुशबू आती है और वो छोटा होता जाता है बॉल, है ना, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। वी यूजुअली सी दैट द साइज ऑफ नेफ्थलीन बॉल डिक्रीजेस। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसका साइज कम हो रहा है, लेकिन वो पिघलता नहीं है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, तो वो सीधे वेपर में चला जाता है। वो डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है, एयर फ्रेशनर की तरह काम भी करता है, और मॉथ और कीड़े मकोड़े जो रहते हैं उसको डॉक्यूमेंट्स और कपड़ों से दूर रखता है। तो नेफ्थलीन बॉल उसका एक एग्जाम्पल है। इसी सब्लिमेशन का जो उल्टा प्रोसेस है उसे डिपोजिशन बोला जाता है, या फिर दूसरे वर्ड्स में डी सब्लिमेशन भी बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ गैस चेंजिंग इनटू, गैस से सॉलिड में चेंज होने के प्रोसेस को डिपोजिशन बोला जाता है। ठीक है, विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रहा है तो उसे डिपोजिशन या डीसब्लिमेशन बोला जाएगा। जो भी सॉलिड जो है वो कूलिंग होने के बाद गैस में जो चेंज होता है उसे सब्लिमेट बोला जाता है। सॉलिड ऑब्टेन्ड आफ्टर, जो सॉलिड हमें मिला उसे सब्लिमेट बोला जाता है, यानी कि जो फॉर्म हुआ गैस से सॉलिड में, जब सॉलिड फॉर्म होता है तो उस ऑब्जेक्ट को, उस चीज को सब्लिमेट बोला जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कैम्फर। ये दोनों का ही एक्चुअली एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन का भी और डिपोजिशन का भी। तो कैम्फर जो होता है, जो कपूर का के टुकड़े होते हैं, अगर वो जो सीधे वेपर में चेंज होते हैं, उसकी खुशबू आती है, वो धीरे धीरे अगर उसे हवा में खुला छोड़ेंगे तो वो धीरे धीरे छोटा होकर खत्म हो जाता है ना। इसका उल्टा भी होता है कि व्हेन वेपर ऑफ कैम्फर को, जो कैम्फर का वेपर है, उसे अगर ठंडा किया जाता है तो ठंडा करने के बाद वो सॉलिड में भी चेंज हो जाता है, लेकिन ये एक एयर के प्रेजेंस में नहीं होगा, ये क्लोज्ड कंटेनर में ये हो सकता है। ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर में अगर कैम्फर का वेपर डाला जाए और उसे कूल किया जाए तो वो सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ और एग्जांपल है सब्लिमेशन के।
जैसे कि ड्राई आइस तो हमें बता दी, कैम्फर भी बता दी यानी कपूर, आयोडीन जो है वो भी है इसका एग्जाम्पल, नेप्थलीन बॉल्स मैंने बताया है, स्नो भी एक एग्जाम्पल है। जैसे कि वाटर वेपर यूजुअली तो बारिश के थ्रू रेन में कन्वर्ट होता है ना, बारिश के थ्रू लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लेकिन जहाँ बहुत ज्यादा ठंडी रहती है वहां वाटर वेपर जो है वो स्नो फ्लेक्स या फिर स्नो में कन्वर्ट हो जाता है ना, सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, गैस से सॉलिड फॉर्म में, ना कि लिक्विड फॉर्म में। तो स्नो भी एक एग्जाम्पल है सब्लिमेशन, डिपोजिशन का, ठीक है, कि वो डिपॉजिट हो जाता है, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो वो स्नो भी एक एग्जांपल है। तो ये हो गया सब्लिमेशन और डिपोजिशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इवेपोरेशन। तो हमने सारे प्रोसेसेस जो हैं वो पढ़ लिए हैं, इसमें जो ये सारे प्रोसेसेस है ये हमने पढ़ लिया है। ये वेपोराइजेशन का एक टाइप इवेपोरेशन भी होता है। अब देखते हैं कि वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या अंतर है। तो चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको इवेपोरेशन बोला जाता है। तो वेपराइजेशन कब होगा, जब जैसे मैंने पानी को उबालना चालू किया और वो बॉइलिंग पॉइंट पे गया, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे गया और उसके बाद वेपर चेंज होना चालू हुआ, तो वो वेपराइजेशन है। इवेपोरेशन क्या है कि जरूरी नहीं है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जाए, है ना, हो सकता है कि सिर्फ सरफेस का हिस्सा जो है वो हीट होके या काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ के जा रहा हो। जैसे कि ओशन या सी होता है या लार्ज वाटर बॉडीज होते हैं ना, उससे इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन ही सरफेस वाटर जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है और एनवायरमेंट में जाता है। एनवायरमेंट में जाने के बाद वही वेपर ठंडा होकर बारिश गिराता है। तो ये हमारे क्लाइमेट में इवेपोरेशन हो ही रहा है, लेकिन क्या समुद्र का पानी या सी का पानी उबल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पे है? नहीं है, यानी कि वो उबल नहीं रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं है, फिर भी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस ऑफ लिक्विड पे होगा, जबकि वेपराइजेशन जो है वो पूरी बॉडी पे होगा। यानी कि मैं अगर एक कंटेनर में पानी रख दूं और उबालना चालू कर दूं तो पूरा ही पानी उबलेगा और पूरा ही पानी वेपर में चेंज होगा, है ना। जबकि मैं एक कंटेनर में पानी रख दूं और बाहर धूप में छोड़ दूं तो वो बॉईल नहीं होगा, लेकिन आज से 5 से 10 दिन बाद हो सकता है वो पूरा कंटेनर खाली हो जाए, क्योंकि वो इवेपोरेट हुआ रहेगा। जरूरी नहीं कि पानी उबल रहा हो सरफेस से पहले ऊपर का सरफेस इवेपोरेट होगा, फिर उसके नीचे का, फिर उसके नीचे का, ऐसे करके धीरे धीरे पानी कम होगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, व्हेन वाटर और अदर लिक्विड इज लेफ्ट इन ओपन ग्रेजुअली इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, यानी कि धीरे धीरे उसका वॉल्यूम कम होते जाता है। इफ लेफ्ट सम वाटर इन द पॉट इन द ओपन, अगर हम बाहर कंटेनर में पानी छोड़ देंगे तो 2 से 3 दिन बाद वो हट जाता है। इज द वाटर लेफ्ट इन द गार्डन, अगर गार्डन या किसी बालकनी में पानी हम ऐसे धोते हैं तो छोड़ देते हैं ना, तो उबालना थोड़ी ना पड़ता है उसको वेपर बनाने के लिए, वो अपने आप सूख जाता है। तो वो एक इवेपोरेशन का टाइप है, क्योंकि वो गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सन की हीट से भी वो थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ और गायब हो गया पानी। तो पानी गायब नहीं होता, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है evaporation. The molecules at the surface of water when exposed to some temperature their kinetic energy increases. तो हमने बताया था कि पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी यानी जो एनर्जी मोशन के लिए जरूरी है। तो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, सरफेस वाटर पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। जैसे हम टेम्परेचर आया, सन का हीट पड़ा, तो वाटर के सरफेस पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो ये पार्टिकल जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर को छोड़कर बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है, यानी क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ गई है, वो नाच कूद रहे हैं, समझिए पार्टिकल्स नाच कूद रहे हैं, तो अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकल सकते हैं, है ना। यानी कि एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है वो उसको तोड़ के वो बाहर आ जाते हैं। जब वो उसको तोड़ के बाहर आ जाते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब पार्टिकल मूव कर रहा है। ज्यादा मूवमेंट करने वाले पार्टिकल गैस में होते हैं ना, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। After getting required kinetic energy decrease in force of attraction, they escape in the air in the form of vapor. तो जैसे ही kinetic energy बढ़ती है, force of attraction कम होने लगता है, क्योंकि अब वो नाच कूद रहा है, अब attraction कम हो गया, force of attraction, और वो escape कर जाते हैं एयर में और वेपर फॉर्म कर लेते हैं। तो ऐसे इवेपोरेशन होता है। अब एडिशनली ये भी होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो जो चाहिए रहता है उन्हें एनर्जी, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सन से हीट से गर्म होके कर रहे हो, उनको काइनेटिक एनर्जी वो अगल बगल के पार्टिकल से भी लेना चालू कर देते हैं, यानी कि वो गर्मी लेना चालू कर देते हैं।
तो जब वो अगल बगल के पार्टिकल से या नीचे के पार्टिकल से गर्मी लेना चालू कर देंगे तो नीचे के पार्टिकल जो है वो थोड़े ठंडे हो जाएंगे। इसलिए बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से या कंपैरिजन में पानी का सरफेस ठंडा होता है। ठीक है, क्यों ठंडा होता है? क्योंकि वो उस काइनेटिक एनर्जी को वेपर फॉर्म करने में यूज कर रहा है, तो वो हीट जो है अंदर के पार्टिकल से भी ले रहा है, इसलिए पानी जो है वो ठंडा रहता है। जबकि बाहर एनवायरनमेंट हो सकता है गर्म हो, कायदे से उसको उसी बराबर टेम्परेचर पे रहना चाहिए, पर वो उससे ठंडा रहता है क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, को तोड़ने के लिए। तो एडिशनली दोज काइनेटिक एनर्जी गेट सम ऑफ द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम नेबरिंग मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ विच टेम्परेचर ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल डिक्रीज, इसके कारण टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, फाइनली रिजल्ट इन डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड। तो इसीलिए लिक्विड का सरफेस हल्का सा ठंडा रहता है। ठीक है, जब समुद्र में या नदी में पानी रहते हैं ना, वो हल्के से ठंडे रहते हैं बाहर के एटमॉस्फेयर के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं सरफेस वाटर को इवेपोरेट होने के लिए। अब जैसे चाय का कप रखा हुआ है, चाय के कप में, ये भी एक एग्जांपल है इवेपोरेशन का। चाय के कप में रखा हुआ है, अब वो उबल तो नहीं रहा है लेकिन उसमें से धुआं निकल रहा है, वेपर निकल रहे हैं, है ना, सरफेस से वेपर निकल रहे हैं। तो हम देखें कि किसी गर्म लिक्विड को अगर हम बड़े भगोने में डालते हैं, बड़े भगोने में डालेंगे तो वो जल्दी जल्दी ठंडा होता है ना। जल्दी जल्दी ठंडा क्यों होता है? क्योंकि वो पूरा काइनेटिक एनर्जी यूज करके जितना वेपर में कन्वर्ट होना है, यानी कि जितना उड़ना है उड़ जाता है, बाकी बच जाता है जब वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद उसका इवेपोरेशन कम हो जाता है। अगर खुला छोड़ देंगे तो और ज्यादा इवेपोरेट होगा, लेकिन हम पी लेते हैं चाय को तो खैर। अब आते हैं कि क्या क्या फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा तो इवेपोरेशन पे फर्क पड़ेगा, प्रेशर चेंज होगा तो फर्क पड़ेगा, सरफेस एरिया चेंज होगा तो फर्क पड़ेगा, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ेगा घटेगा तो कम होगा, विंड स्पीड से इवेपोरेशन को फर्क पड़ता है, और बॉइलिंग पॉइंट से भी इवेपोरेशन को फर्क पड़ता है। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, सरफेस एरिया अगर ज्यादा हुआ तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा हुई तो इवेपोरेशन कम होगी, विंड स्पीड अगर ज्यादा हुआ तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अब कोई भी चीज ऐसे रिलेट होती है ना तो उसे प्रोपोर्शन बोलते हैं। यानी कि अगर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और इवेपोरेशन भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। इसको हम लोग अभी आगे एक एक को पढ़ेंगे, पर ये मैं वर्ड मीनिंग बता रही हूँ। तो इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है, यानी कि ये एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन जो है कम होगा, ये उल्टा हो गया है ना। तो इसे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है, यानी कि एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, तो इसे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है इस चीज को। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी कम बढ़ेगी, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इवेपोरेशन कम होता जाएगा। ठीक है, ये हम एक एक करके अभी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या अफेक्ट डालते हैं इवेपोरेशन पे। तो पहले टेम्परेचर, इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, दोनों इंक्रीज है, इसीलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस मीन्स दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर पार्टिकल ऑफ लिक्विड एट द सर्फेस गेट रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसको काइनेटिक एनर्जी सर्फेस पे ज्यादा मिलती जाएगी और वो इजिली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एस्केप कर पाएगा, इसीलिए इंक्रीज इन टेम्परेचर से रेट ऑफ इवेपोरेशन दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आते हैं प्रेशर पे। इवेपोरेशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर, यानी कि अगर प्रेशर बढ़ाया गया तो इवेपोरेशन कम होगा, इसीलिए ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर प्रेशर बढ़ा, मान लो कि लिक्विड पर प्रेशर बढ़ा, प्रेशर कैसे बढ़ेगा, और पार्टिकल्स का वेपर प्रेशर बोला जाता है। मान लो एक बंद कंटेनर है, एक बंद कंटेनर है, अगर ये क्लोज्ड कंटेनर है और हम पानी को उबाल रहे हैं, तो जितनी जगह खाली होगी वहां पे तो पार्टिकल भर जाएगा। एक बार पार्टिकल भर गया तो अब जगह नहीं है वहां पे, है ना। अब जब जगह नहीं रहेगी तो ये जो वेपर है ये नीचे की तरफ प्रेशर कॉज करेगा, क्योंकि वो वेपर तो बन रहा है पर नीचे की तरफ प्रेशर कॉज करेगा, तो इवेपोरेशन या वेपराइजेशन कम होना चालू होगा, है ना। इसीलिए ये एक क्लोज कंटेनर की बात कर रही हूं मैं। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है इवेपोरेशन या वेपराइजेशन कम होता है, इसलिए इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
particles at surface of liquid require more kinetic energy to escape in the air when there is more pressure. अगर pressure ज़्यादा है तो rate of evaporation decrease होगा. क्यों decrease होगा? If less pressure है तो the surface of liquid the particles would require less kinetic energy. अगर pressure less है तो उसे less kinetic energy लगेगी. ठीक है. Therefore, increase in pressure slows down the rate of evaporation and decrease in pressure speeds up the evaporation. यही जो मैंने बताया कि अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया, अगर ऊपर वेपर ज्यादा है तो वो नीचे से पार्टिकल्स को ऊपर नहीं आने देगा या उसके स्पीड को स्लो डाउन करेगा, डिक्रीज करेगा. इसलिए प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा इवेपोरेशन कम होगा और ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब देखते हैं सरफेस एरिया और ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करते हैं. तो सरफेस एरिया में इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यानी कि अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा. यानी कि अगर जैसे मेरे को चाय को ठंडा करना है तो हम कप से अगर प्लेट में डाल देते हैं तो चाय जल्दी ठंडा होता है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया. यहाँ पे सरफेस एरिया इतना था, यहाँ पे इतना है, तो इवेपोरेशन यानी ठंडा जल्दी होगा, लिक्विड जो है जल्दी ठंडा होना चालू होगा. सिंस इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट द सरफेस, क्योंकि सरफेस पे रहता है इसीलिए सरफेस जैसे जैसे बढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ सरफेस पे हो रहा है तो जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, है ना. उतना ज्यादा जगह मिलेगा काइनेटिक एनर्जी को एस्केप करने के लिए, यानी कि पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी को इतना फॉर्म करने में ताकि वो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर सरफेस से एस्केप कर जाए, एयर में, वेपर में कन्वर्ट हो जाए. अब इसका एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि जैसे रेन होता है, जब बारिश गिरती है तो रोड्स पे रोड का पानी जल्दी सूखता है, जबकि रोड पे अगर गड्ढे हैं तो गड्ढे यानी पॉट होल्स पे अगर पानी भर गया है तो वो लेट से सूखता है, क्योंकि पॉट होल का सरफेस कम है, जबकि रोड अगर फ्लैट है तो उसका सरफेस ज्यादा है तो वो ज्यादा आसानी से उड़ जाएगा, जबकि पॉट होल में बहुत सारा पानी है और कम सरफेस से उड़ रहा है तो वो धीरे धीरे उड़ेगा. ठीक है, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा इवेपोरेशन उतना ज्यादा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. When clothes are spread over laundry line, अगर हम लोग कपड़े सुखाते हैं, जब धोते हैं तो अगर मैं कपड़ों को गुरमेट के बाहर रख दूं तो वो सूखेगा क्या, देर से सूखेगा. लेकिन अगर मैं उसको फैला दूंगी तो वो जल्दी से सूखेगा. क्यों क्यों जल्दी सूखे? क्योंकि सरफेस बढ़ गया सूखने का, है ना. मैंने जितना हो सके अगर मैं कपड़ों को फैला दूं तो वो जल्दी सूखेगा. ये भी इसका एक एग्जाम्पल है. अब आता है ह्यूमिडिटी इन एयर. तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी जो है बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी पहले क्या होती है ये समझ लेते हैं. ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में. ठीक है, तो इवेपोरेशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ी इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, यानी ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, so evaporation decreases with increase in humidity. This means rate of evaporation is indirectly proportional to humidity present in the air. If air is dry, then it can hold more water. Thus, in dry air, rate of evaporation increases. अब क्या होता है, एयर की एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. ठीक है, कि वो कितना वाटर होल्ड कर सकता है. तो मान लो कि वेपर से बहुत ज्यादा अगर एयर में चला गया, यानी वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होके बहुत ज्यादा एयर में चला गया, तो वो वहां पे ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी. पसीना निकलने लगता है ना हमको बारिश के बाद, क्योंकि हवा जो रहती है वो भारी हो जाती है, उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स है, वाटर के वेपर है. तो जितनी ज्यादा वाटर वेपर होगी तो हवा भारी हो जाएगी. हवा भारी होगी तो इवेपोरेशन में हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि एक तो टेम्परेचर भी कम होगा जैसे जैसे भारी होगी. यानी अगर हवा में पानी का तत्व है तो हवा ठंडी होगी या फिर ह्यूमिड होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि एक तो टेम्परेचर भी कम होगा और साथ में एयर जो है उतना ज्यादा वाटर होल्ड नहीं कर पाएगा, यानी कि एयर जो है उसको उठा नहीं पाएगा उतने पानी को, तो वो बारिश करवा देता है. जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो बारिश हो जाती है ना, तो वो उठा नहीं पाएगा. तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, विच जो जैसे ही उसमें आएगा तो वो डिक्रीज कर देगा इवेपोरेशन के रेट को. ये बोलना चाह रहा है कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन. दिस इज द कॉज दैट अवर क्लोथ्स गेट ड्राइड अप क्विकली इन समर. इसलिए समर्स में जल्दी ड्राई हो जाते हैं क्योंकि एयर में वाटर का कंटेंट कम होता है, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं समर में. जबकि बारिश में कपड़े जल्दी नहीं सूखते क्योंकि बारिश में ऑलरेडी
हवा में बहुत सारा पानी है, ऑलरेडी वेपर है, पानी है, ह्यूमिडिटी है, इसलिए कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। ठीक है, अब आखिरी चीज देखते हैं क्या रिलेट करती है, विंड स्पीड। तो हमने देखा है ना कि हम कपड़ा अगर नहीं सूखता है तो पंखा चलाते हैं, तो जैसे जैसे जितना ज्यादा विंड का स्पीड होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो evaporation increases with increase in wind speed and decrease with wind speed. This means rate of evaporation is directly proportional to speed of wind. Speedy wind propelled away some of the particles. क्यों? क्योंकि जैसे सरफेस पे पार्टिकल अब ऊपर जाना चालू कर रहे हैं, तो अगर विंड स्पीडी है तो विंड उसको लेके बाहर चले जाएगी, फिर गर्म हवा आएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी और सरफेस से ज्यादा स्पीड से निकलेगा, है ना, तो वो प्रोपेल करते जाती है। तो सरफेस पे जो ह्यूमिडिटी वाला हिस्सा है, सरफेस पे ह्यूमिडिटी कम कर देती है विंड, क्योंकि बाहर लेके चली जाती है, इसीलिए इवेपोरेशन बढ़ाती है। इसीलिए ही वेट क्लोथ जो रहते हैं, अगर हवा चल रही हो बाहर तो जल्दी ड्राई होते हैं, है ना, गीले कपड़े जो हैं अगर बाहर हवा चल रही है, विंडी एयर है, तो जल्दी ड्राई होते हैं। ये इसी चीज का, जो भी मैंने अभी बताया उसी चीज का ये डायग्राम है। अगर पूरा ना पढ़ना हो तो ये डायग्राम से याद कर सकते हैं क्या क्या अफेक्ट करता है। टेम्परेचर, हायर द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, हायर रेट से मॉलिक्यूल्स जो है वो सरफेस को छोड़ेंगे, इसलिए इवेपोरेशन जो है वो बढ़ेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी इवेपोरेशन उतना कम होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है, बॉइलिंग पॉइंट में हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रहता है। कुछ लिक्विड जो है वो अलग लेवल से, मतलब अलग बॉइलिंग पॉइंट पे गैस में कन्वर्ट होते हैं, कुछ अलग। ठीक है, वीक हो सकते हैं या स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट आपका कम है, यानी कि अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी हो सकता है 5 डिग्री सेल्सियस पे ही वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो इवेपोरेशन उसका ज्यादा होगा, है ना। सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन। मूवमेंट ऑफ एयर, जितना ज्यादा विंड उतना ज्यादा इवेपोरेशन। प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम इवेपोरेशन। ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अब इवेपोरेशन के एग्जांपल देख लेते हैं जो एवरीडे लाइफ में है। वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशन, सीज एंड लार्ज वाटर बॉडीज। ये मैंने बताया कि ओशन, सीज, लार्ज वाटर बॉडीज में इवेपोरेशन हो रहा है। स्वेट इवेपोरेट्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, क्योंकि जो गर्मी में हमारा स्वेट पसीना निकलता है ना, तो वो इंक्रीज इन सरफेस एरिया के कारण, स्किन में बहुत बड़ा सरफेस है तो वो उड़ जाता है, गर्मियों में वो उड़ जाता है। जबकि स्वेट जो बारिश में निकलता है, क्योंकि बारिश में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो बारिश में अगर पसीना आ रहा है तो वो जल्दी नहीं सूखता है। ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल है, वाटर इज केप्ट इन अर्थन पॉट्स टू कीप देम फुल। तो जब अर्दन पॉट्स में रहते हैं तो जो मिट्टी के घड़े रहते हैं उसमें पोर्स रहते हैं, उस पोर्स के थ्रू वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, वो एस्केप करने की कोशिश करते हैं। उस एस्केप करने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है ना, वो अपने पीछे के वाटर से ले रहा है। जैसे कि सीज और ओशंस में मैंने बताया था, जब वो पीछे के वाटर से हीट और एनर्जी लेना चालू कर देता है, तो वो वाटर ठंडा हो जाता है, अंदर जो बचा हुआ पानी है। ठीक है, तो इसलिए जो मिट्टी के घड़े होते हैं उसमें पानी अगर हम रखते हैं तो एक तो वो कम भी जल्दी होता है, यानी धीरे धीरे कम होते जाता है, लेकिन ठंडा भी रहता है, क्योंकि वो अपना हीट और एनर्जी उसको दे दे रहा है। ठीक है, अब कुछ कॉमन डिस्कशंस हैं जो क्वेश्चंस की तरह आप पूछ सकते हैं। हमने जो पूरा चैप्टर किया अब यहाँ पे खत्म हो गया है, तो पढ़ने के समय कुछ कॉमन चीजें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू गेट टू गेट क्लोज। क्यों ऐसा होता है? वही कारण से कि गर्म फूड जो है वो जल्दी इवेपोरेट होता है, वेपर्स जल्दी एयर मॉलिक्यूल में डिफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमें दूर दूर तक खुशबू आती है। जबकि ठंडा खाना जो रहता है वो इवेपोरेट कम होता है। टेम्परेचर से रिलेशन बताया था ना, इसीलिए उसकी स्मेल दूर तक नहीं आती, खाने के पास जाना पड़ता है स्मेल करने के लिए। दूसरा एक पॉइंट है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी कम होती है कंपेयर टू सॉलिड, है ना, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। फिर भी जो आइस है, यानी सॉलिड है जो कि वो पानी पे तैरता है, ऐसा क्यों? तो डेंसिटी जो रहता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम रहता है। ठीक है, तो आइस जो है वाटर पे इसलिए तैर रहा है क्योंकि आइस के पार्टिकल्स जो रहते हैं वो वाटर के पार्टिकल से कम भारी हैं। यानी भले उसकी डेंसिटी जो है, डेंसिटी कैसे अफेक्ट करेगी? मास और वॉल्यूम से अफेक्ट करती है ना। तो अगर मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का मास जो है, वेट जो है वो ज्यादा होता है, पानी जो रहता है वो भारी रहता है, और आइस जो रहता है उसके पार्टिकल्स कम भारी रहते हैं। ठीक है,
इसीलिए आइस जो है वो पानी में तैरता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। तो आइस एक्चुअली में सॉलिड है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस रहता है, उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी जगह रहती है, इसलिए वो कंपैरेटिवली पानी के मुकाबले हल्का रहता है, और हल्का रहता है इसलिए पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है। अब तीसरा एक डिस्कशन, व्हाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। तो डेजर्ट कूलर का रिलेशन ह्यूमिडिटी से है, हमने अभी पढ़ा ना ह्यूमिडिटी। तो क्योंकि समर्स में एयर में वाटर की कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो वाटर कम रहता है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी ठंडा करता है, यानी कि ज्यादा ठंडा करता है। जबकि बारिश में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, इसलिए वो ठंडा नहीं करता है। हाउ डज वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट, ये तो मैं बता चुकी हूँ कि कैसे ठंडा करता है अर्दन पॉट में, तो ये अभी जस्ट डिस्कस किए। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर एंड अ कप। सॉसर और कप का एग्जांपल भी बता चुकी हूँ, सरफेस एरिया से रिलेटेड है ये, कि क्योंकि सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा रहता है इसलिए वो ठंडा जल्दी होता है, जबकि कप में चाय ठंडा लेट से होता है। अब ये एक टेम्परेचर से रिलेटेड पॉइंट है कि पहले तो मैं यूनिट कन्वर्जन बता देती हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो इक्वल टू होता है 273 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर के दो यूनिट होते हैं, केल्विन और सेल्सियस। तो वो कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन है कि ये दो जो डिग्री केल्विन में जो दिया हुआ है उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो 0 डिग्री इक्वल टू 273 केल्विन होता है। तो 300 केल्विन को कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 273, तो वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर का ये यूनिट है। वैसे ही टेम्परेचर को अगर सेल्सियस से केल्विन स्केल में करना है तो प्लस 273 करना है। तो ये याद रखना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर और हीट की बात हो रही है, तो ये बस मैं बता दे रही हूँ कि 0 डिग्री का वैल्यू 273 केल्विन होता है, तो 25 डिग्री का क्या रहेगा, 25 प्लस 273, 373 डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा, 373 प्लस 273 केल्विन। तो अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 को प्लस कर देंगे, और अगर केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो माइनस 273 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मैटर इन द सराउंडिंग्स चैप्टर लगभग हो गया है। जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने लगभग एक बार बता दिए हैं। अगर गिव रीजंस दिया तो हम पढ़ पूरा चुके हैं, लेकिन रीजन हमें ऐसे देना है करके मैंने ये एक सैंपल आंसर अब तैयार कर दिए हैं, कि अगर हमसे रीजन पूछा जाए तो आता आपको सब है, हमने पढ़ सब चीज लिया है, लेकिन उसके रीजन ऐसे देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।